डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपना नाम बहुत बड़ा कर चुका हूं। इसी के साथ मेरा रुतबा भी बढ़ चुका है। भले ही मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन अब भी अगले 10 सालों तक मैं शादी करना नहीं चाहता। मेरा पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर है। मैं देश का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है इसमें अड़चनें बहुत सारी आएंगी। हो सकता है कभी कभी मुझे कठिन निर्णय लेने पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। शायद यही कारण है कि अपने परिवार से मैं थोड़ा दूर हो चुका हूं, लेकिन मेरा परिवार भी कुछ अलग ही है। मेरे दादाजी का झगड़ा मेरे पिताजी के साथ बहुत ज्यादा रहा करता था। उस समय मैं काफी छोटा था। बिजनेस को मेरे पिता आगे बढ़ा कैसे पाते? ज्यादा ध्यान तो घर के झगड़ों में रहा करता था। शायद यही कारण है कि मैं अपना परिवार बनाना नहीं चाहता। काम में ज्यादा ध्यान लगाना चाहता हूं। मेरे दादाजी भी 15 साल पहले घर छोड़कर कहीं जा चुके हैं। अब वो जिंदा हैं या नहीं मुझे नहीं पता। और मेरे पिता भी एक फार्म हाउस में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो काम करते रहना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं, इससे भी ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा। इसीलिए मैं लड़कियों में ज्यादा ध्यान नहीं लगाता, लेकिन कभी कभी पार्टीज में मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बिजनेस डील होनी होती है। और साथ ही अगर शराब पी रहा हो, आपको भी शराब पीनी ही पड़ती है। धीरे धीरे ये शौक आदत में बदल गया। सिगरेट और शराब दिन में इतने ज्यादा मैं पीने लगा कि मुझे सुध बुध नहीं रहती। इसीलिए शायद मेरा शरीर जवाब देने लगा। अगर आपको आपका शरीर संकेत दे, उसे समझना चाहिए। मैं नहीं समझा था। कभी मुझे चक्कर आया करते थे, कभी उल्टी आने का मन करता। काम में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेरी जिद थी। मैं काम को बढ़ाना चाहता था। 1 साल ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद मैं ऑफिस में उस समय अकेला था। फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया, जिसके बाद वहां पर साथ में काम करने वाले कर्मचारी मुझे अस्पताल लेकर गए और तब तक मुझे होश नहीं आया था। अस्पताल में जब मुझे होश आया, सबसे पहले मैंने यही कहा था, क्या मैंने काम पूरा कर लिया था? जबकि साथी कर्मचारी कहने लगे, सर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। पहले आप तगड़े हुआ करते थे, लेकिन 1 साल से आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है और आप किसी की बात सुनते ही नहीं। लेकिन अस्पताल से मैं ये कहकर निकला था कि मुझे पार्टी में जाना है, वहां पर बड़ी डील होने वाली है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील। साथी कर्मचारी मुझे वहां से बाहर जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं बॉस था। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकला, सीढ़ियों से उतरते वक्त फिर से मुझे चक्कर आए और मैं वहीं पर गिर गया। फिर से मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो डील तो हाथ से गई ही, लेकिन मैं खुद को इसलिए कोस रहा था कि क्या मेरा शरीर अब इस लायक भी नहीं रहा। उसके बाद स्कैन करवाए गए, टेस्ट करवाए गए और मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। जब भी मुझे नुकसान हुआ करता था, हमेशा मैं सोचा करता था इस नुकसान की भरपाई मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती, फिर आप क्या करेंगे? मुझे एक ऐसी बीमारी लग चुकी थी जिसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने जब ये कहा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने उन्हें कहा, नहीं नहीं, देखो मैं अपने शरीर पर जितने रुपए लगाना चाहता हूं लगा सकता हूं। इस बीमारी को मुझे खत्म करना है। बड़ी डील मैं करना चाहता हूं, भारत का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, अपने काम को अपने लिए जिंदगी बना चुका हूं। डॉक्टर का कहना था, आपको इलाज करवाना चाहिए ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। आपको बाकी की जिंदगी लड़ते लड़ते बितानी होगी और आपके पास ज्यादा समय नहीं है।
2 साल के अंदर आपका शरीर बिल्कुल सिकुड़ सा जाएगा। धीरे धीरे आपके शरीर के ऑर्गन जवाब देना बंद कर देंगे। दिल की धड़कन धीमी होती चली जाएगी और आपको चलने फिरने में परेशानी होगी। 2 साल में ऐसा होता चला जाएगा। ये पता लगने के बाद क्या बताऊं, मैंने शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, घर में मेडिटेशन किया करता, लेकिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। काम में ध्यान नहीं लगता था क्योंकि अब जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। काम तो तभी कर पाऊंगा ना जब शरीर चलेगा। मुझे बताया गया है मैं मरने वाला हूं, सब कुछ छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। अब मैं क्या करूं? 2 महीने तक बड़े से बड़े डॉक्टर से मैं मिलता रहा और हर बार निराशा हाथ लगी थी। मेरे जितने भी दोस्त थे हर किसी को मैंने कह दिया था, क्या कोई इस बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता? मैं जितने रुपए कोई मांगेगा उतने देने को तैयार हूं। लेकिन हर तरफ से निराशा मिलने के बाद उम्मीद टूटने लगी थी। और जब उम्मीद टूटने लगती है, आप और भी मायूस रहने लगते हैं। काम पर नहीं जाता था मैं, काम पर मन ही नहीं लगता था। ऑफिस में कई घंटों बिता दिया करता और एक दूसरे को देखता रहता। पहले मुझे लगा करता था वहां काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं इतने रुपए कमा चुका हूं और वो मेरे लिए नौकरी करते हैं, वो मेरे नौकर हैं। अब अलग नजरिए से उन्हें देख पा रहा था। वो अमीर हैं या मैं अमीर हूं, उनका शरीर स्वस्थ है, वो खुश है, लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ नहीं और मैं खुश नहीं हूं। वो अमीर हुए ना, मैं नहीं। जिंदगी में जो पाना चाहता था वो तो पा लिया मैंने, लेकिन जो खोया वो उससे ज्यादा कीमती था, ये अब महसूस करने लगा था। ऑफिस में रोया करता था। पुराने कर्मचारी, पुराने दोस्त मुझसे मिलने के लिए आते थे, सांत्वना देने के लिए आते थे और उनसे बात करने में भी मन नहीं करता था। इसीलिए मैं उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया करता। लेकिन मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, उसने भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था और वो मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने कहा था, एक बार तो मिल ले यार, बुला ले अपने ऑफिस में। मैंने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। उसके सामने खुद को रोक ही नहीं पाया। वो खुश था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैं टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर कहने लगा, हे यार, तो इससे भी आगे निकलना चाहता था, देख, सबसे अमीर बनना चाहता था। मुझे माफ कर दे दोस्त, कभी तेरे बारे में कुछ गलत बोला हो तो। उसने कहा, नहीं यार, देख, तूने मुझसे कंपटीशन किया, अब इसमें मजा बहुत आया। भले ही तू आगे निकल गया, लेकिन तुझे हराने की मेरी जिद हुआ करती थी, जिससे काम में ज्यादा मन लगाता था। यार तू दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त ही है। जैसे स्कूल में हम कंपटीशन करते थे, अब भी वही करते हैं, पक्के दोस्त हैं हम। देख, तू डर मत, तू ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा, नहीं होऊंगा यार, डॉक्टर ने कह दिया है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर अपने दोस्त के साथ हर बात शेयर करने लगा। क्या गलतियां की हैं मैंने, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों रही। बचपन में अपने दादाजी को अपने पिता के साथ लड़ते हुए देखा करता था। दादाजी से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन दादाजी हमें छोड़कर कहां चले गए पता ही नहीं, जिंदा हैं या नहीं मैं जानता तक नहीं। और अब मेरा अंत बेहद नजदीक है, मैं मरने वाला हूं। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा था, देख, एक मौका है, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। अगर तुझे पता लगी ना, तेरे होश भी उड़ जाएंगे और तुझे एक उम्मीद भी नजर आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुझे बताना चाहिए या नहीं। मैंने उसको कहा, यार कोई काम की चीज है तो बता। मैंने यार किसी को नहीं बताया। 4 साल पहले मुझे स्टेज 4 कैंसर सामने आया था। देख, मैंने उस बीमारी को हरा दिया ना। डॉक्टरों का कहना था कि स्टेज 4 कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता, और देख, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और कहा, लेकिन इसका रिश्ता मुझसे क्या है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे और बीमारी है। उसने कहा, बात यह नहीं है कि बीमारी कौन सी है, बात यह है कि इलाज कौन सा है। जो इलाज मैंने करवाया है, या कहूं जहां से इलाज मैंने करवाया है, तेरी इस बीमारी का इलाज भी हो सकता है।
लेकिन वो जगह ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। जब हम मौत के मुहाने पर पहुंच जाते हैं तब उस जगह को ढूंढा जा सकता है, और वहां पर जो इलाज करता है वो और भी ज़्यादा भयानक है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका सच किसी को बताया नहीं जा सकता। लेकिन उस जगह के बारे में कुछ जानकारी दी जा सकती है। मैं तुझे वो जानकारी दे सकता हूँ। एक गांव है जिसे काल गांव कहा जाता है। सुनी है कभी कहानियां काल गांव की? मैंने उसे कहा, यार ये झूठी कहानियां मुझे मत सुना। सुना है मैंने काल गांव में, जहां पर कहते हैं कोई बूढ़ा नहीं होता, जहां पर कोई बीमार नहीं होता, जहां पर कोई मरता नहीं, वहां कहते हैं कोई इलाज करता है जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का हिस्सा है। उसने कहा, नहीं, ये कहानी का हिस्सा नहीं है, ये एक सच्चाई है। मैं खुद काल गांव तक जाकर आया हूं और तुझे काल गांव का रास्ता बता सकता हूं। लेकिन वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जिनकी उम्मीद टूटी होती है वही वहां तक जाते हैं, और वहां जाकर अगर इलाज हो गया तो पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है। बता, कोशिश करना चाहता है? अगर तेरे पास उम्मीद है तो वहां मत जाना, लेकिन सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं तो एक कोशिश करना बेहद जरूरी होता है। बता। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं हारा हुआ था। इसीलिए मैंने उसे कहा, बता मेरे दोस्त बता, मैं एक कोशिश करना चाहूँगा। अगर कहानियों में ज़रा भी सच्चाई है तो इस बीमारी को काल गांव में ठीक किया जा सकता है। उसने मुझे जो तरीका बताया उस पर कोई कैसे यकीन कर पाता। रात के 12 बजे जंगली इलाके में एक गांव को ढूंढना है जो जंगल में मौजूद नहीं है, जो कहीं और है, लेकिन उसे ढूंढना असंभव के समान है। अगर उस गांव को ढूंढा जा सके जहां कोई बूढ़ा नहीं होता, जहां कोई बीमार नहीं होता, उन्हें कोई रोग नहीं लगता, वहां पर कोई करता है इलाज सबका, जिसके पास है ताकत, वो गांव को ढूंढने के लिए आधी रात को जंगल में गांव ढूंढने की कवायद मुझे करनी होगी। मैंने कहा, मैं कर पाऊंगा? उसने कहा, तू वैसे भी तो मरने वाला है ना, कोशिश तो की जा सकती है। बस मैं कोशिश करने के लिए निकल पड़ा था। अकेले जाना था उस जंगल में, क्योंकि काल गांव को 2 लोग ढूंढ नहीं सकते, अकेले ढूंढा जा सकता है। खतरे बहुत होंगे, जानवर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जानवर आपको मारने की कोशिश करेंगे। गांव की सुरक्षा ऐसी है कि गांव मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी मौजूद है। इस शब्द को समझना है। पहेलियां आएंगी, उन पहेलियों को सुलझाना है, और कहते हैं मौत के मुहाने तक आप पहुंच जाएंगे, यानी कि बस मरने ही वाले होंगे, तब आपको वो गांव मिलेगा और वो गांव हर रोग ठीक करेगा। ये सच है या झूठ मुझे नहीं पता था। जानने के लिए जंगल में पहुंच गया था मैं। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये जो गांव है ये जंगल के बीच कहीं होगा और वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन जंगल विशाल था। मैं अकेला, खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेकर आया था, लेकिन एक दिन में मैं समझ गया खाने पीने की चीज़ें किसी काम की नहीं। बैग में पड़ी पड़ी वो चीज़ें 2-3 घंटे में गल चुकी थीं, उनमें कीड़े पड़ चुके थे। इसी कारण खाने की उन चीज़ों को खाया नहीं जा सकता था। पानी काले रंग का हो चुका था, उस पानी को मैं पी नहीं सकता था, उसमें से बदबू आने लगी थी। और उसके बाद यहाँ पर उस गांव को ढूंढने के अलावा एक ज़्यादा बड़ा काम मेरे पास था, खाना पीना ढूंढना, क्योंकि मैं जंगल में भटक चुका था। मुझे खाना चाहिए था और ज़्यादा ज़रूरी तो पानी चाहिए था। मैं तालाब को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ पर तालाब नहीं मिल रहा। मुझे पानी चाहिए था और एक दिन में शरीर कमज़ोर सा महसूस होने लगा। ना तो गांव मिला, ना कोई तालाब मिला। उसके बाद मुझे लगा यहाँ पर बारिश होती रहती है, मुझे बारिश का इंतज़ार करना चाहिए। बादल तो घिर आए थे ना। मुझे लगा कोई कटोरा या कोई ऐसी चीज़ मैं रखता हूँ जिसमें पानी अपने आप भर जाए और मैं उस पानी को पी लूँगा। मैंने अपनी शर्ट को उतारा और इकट्ठा ऐसे किया, उसके ऊपर लिफाफा चढ़ा दिया कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन बारिश की बूंदें
एक जगह इकट्ठा नहीं की जा सकती थी। फिर मुझे लगा पेड़ों के बीच छेद है ना, उनमें तो पानी भरा होगा। तो पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ कर पानी पीने की कोशिश कर रहा, पानी कहीं पर नहीं मिला। मैं कहीं ढूंढ नहीं पाया जहां पानी रुका हुआ हो, ना कहीं जमीन में, ना पेड़ों के ऊपर, और ना कोई ऐसा फल मिला जो पानी से भरा हुआ हो ताकि मैं उसे चबा पाऊं, खा पाऊं। कोई फल उस जंगल में मुझे नहीं मिला। तो अंततः मुझे पेड़ों की पत्तियां चबानी पड़ी, लेकिन वो पेड़ों की पत्तियां जैसे ही मुंह में जाती उसके बाद सूख सी जाती, चबाने में परेशानी होती। पेट खाली था, इसी के साथ पानी पीने की एक तलब भी लगी हुई। पागलों की तरह घूम रहा था 2 दिनों में। उसके बाद लगने लगा था गांव मिले न मिले, यहां से मुझे बाहर निकलना चाहिए। तीसरे दिन तक मैं समझ चुका था, ना तो मैं इस जंगल से बाहर निकल पा रहा हूं और ना ही यहां पर रहना मेरे लिए कोई आसान काम होगा। वो गांव मुझे मिलने वाला नहीं। अब मुझे यहां पर जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। बीमारी तो मुझे बाद में मारेगी, भूख प्यास से मैं पहले मर जाऊंगा। पेड़ों की पत्तियों को खाया नहीं जा सकता था, पानी का इंतजाम हो नहीं पा रहा, शिकार तो मैं कर सकता था ना। यही कोशिश की, जो भी जिंदा जीव मुझे मिलेगा मैं उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन वहां पर सूअर, हिरण, कई जानवर आसपास घूमते हुए मुझे नजर जरूर आए, लेकिन उनका शिकार करना कैसे है ये मुझे पता नहीं था। शुरू में पीछे भागा, पत्थरों से शिकार करने की कोशिश की और तीसरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। जब भूख प्यास लगती है, दिमाग और तेजी से काम करने लगता है। 3 दिनों बाद मुझे पता था तीखी लकड़ी से मुझे भाला बनाना होगा और भाले से शिकार करना होगा। और मैंने तीसरे दिन एक जंगली शूकर को मार गिराया, लेकिन उसके मांस को कच्चा चबाया नहीं जा सकता था, उसे पकाना था। इसीलिए 2 लकड़ियों को रगड़ रगड़ कर मैंने बुरादा बनाया और गर्मी से जैसे ही आग जलाई बारिश शुरू हो गई। बादल मौजूद नहीं थे, अचानक बारिश शुरू हो चुकी थी और वो जो आग मैंने लगाई थी वो बुझ चुकी थी। मेरे पास जंगली शूकर का मांस था, लेकिन मैं उसे खा नहीं सकता था, प्यासा था मैं। इसीलिए उस जंगली शूकर का खून पीने की कोशिश की। कुछ समय बाद मुझे उल्टियां लग गईं। और फिर क्या, मुझे लगा ये कैसा भयानक जंगल है, ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, ऐसी जगह पर फंसाया है जहां से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। ऐसे 4 दिन बीत चुके थे। कहा जाता है 7 दिनों तक अगर आप पानी ना पिएं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन मैं 5वें दिन मरने की कगार पर था। हिला नहीं जा रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगने लगा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला। और मुझे आसपास जंगली जानवरों के पैरों की आवाज बार बार सुनाई देती। 2 बार मुझे तेंदुआ नजर आ चुका था, लेकिन मेरे पास भाला था, पत्थर थे, इसीलिए मैंने उसे दूर भगा दिया। अब मैं कमजोर था, अब आसानी से मैं मुकाबला नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा अब बुरा फंसा हूं, अब वो मुझे मौत के घाट उतार डालेगा। फिर क्या, पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा। भूख प्यास की वो तलब दूर हो चुकी थी, क्योंकि अंतिम घड़ी में भूख प्यास नहीं रहती। दिमाग को पता चल जाता है अब बचने वाले नहीं हम, इसीलिए समय लंबा खींचने की कोशिश करता है हमारा दिमाग। और जब मैं उस स्थिति में पहुंच चुका था, सामने से मुझे एक आदमी नजर आया। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक तलवार। मुझे लगा मुझे मारने के लिए ही आ रहा हो, जैसे गुस्से में मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मुझे एक बार महसूस हो गया कि यह तलवार मेरी गर्दन काटने के लिए है, लेकिन हाथ में पानी से भरी हुई बोतल मेरी तरफ फेंक कर उसने कहा था, पानी पियो, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो मारे जाओगे। मैं बहुत समय से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी जिद है उस गांव तक आने की, लेकिन लगता है तुम्हें अब गांव के अंदर आना ही होगा, ऐसे तुम मानने वाले नहीं। मैंने वो पूरी पानी की बोतल अपने मुंह के अंदर उड़ेल डाली, प्यास इतनी लगी थी। और फिर उसने मुझे चलने के लिए कहा। मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो। वो पानी पीने के बाद शरीर में कुछ जान आई और मैं लड़खड़ाकर उसके पीछे चलने लगा। मैंने उसे कहा,
कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, वही गांव जहां पहुंचने की जिद है तुम्हारी। वो गांव यहां मौजूद भी है, नहीं भी मौजूद, कोई वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता। जब तुम मौत के करीब हो तब तुम्हें वो गांव मिलता है। खाना खाने से पहले उस गांव तक पहुंच जाओ। खाना खा लिया फिर से गांव नहीं मिलेगा। सिर्फ पानी पिया है तो चलो मेरे साथ। लड़खड़ाता गिरता पड़ता मैं उस आदमी के पीछे पीछे ही था। वो मुझे घने जंगल के बीच पेड़ों के पास से निकालता हुआ एक ऐसी जगह ले गया जहां पर सूखा हुआ तालाब था। पता लग रहा था बड़ा सा खड्डा, यकीनन बारिश के कारण यहां पानी रुकता होगा और ये जगह बनती होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और वो उसी सूखे हुए तालाब में चला गया। और जैसे ही मैंने उस तालाब में पैर रखा, मुझे आगे एक बाड़ा सा नजर आया। ऐसा लग रहा था लकड़ियों के फट्टों को गांव के इर्द गिर्द लगाया गया हो और आगे घने पेड़ थे। चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी खुद को खींचते खींचते उसके पीछे मैं ले जाता जा रहा था। और यहां पर हवा बड़ी शांत थी, तेज नहीं थी। पत्तियां सूखी हुई थी पेड़ों की, जमीन भी गीली नहीं थी, जैसे बारिश जंगल में हुई लेकिन इस खास जगह हुई ही ना हो। आगे ईंटों से बना हुआ एक साफ सुथरा रास्ता मुझे नजर आया और जैसे ही उस रास्ते पर पैर रखा, पेड़ बिल्कुल शांत और आगे मुझे कुछ फूलों वाले छोटे मोटे पौधे नजर आए। पूरा का पूरा गार्डन बनाया गया और घुमावदार वो रास्ता। जंगल के बीच से निकलते निकलते कब हम गांव में पहुंच गए मुझे पता तक नहीं चला। जंगल के बीच बना हुआ वो गांव, ऐसा कौन सा गांव हो सकता है जिसे इतनी आसानी से ढूंढा ना जा सके? इसी जंगल में इतनी बार भटक चुका हूं, ऐसी कोई जगह मुझे कभी मिली ही नहीं। या ये सुरक्षित है, पेड़ों से घिरी हुई। वो गांव में बने हुए सुंदर और साफ सुथरे घर, एक कुआं बिल्कुल बीच में बना हुआ और आसपास रखी हुई कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो आधुनिक थी, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत पुरानी। वहां पर मुझे बैलगाड़ियां भी नजर आई और 2 गाड़ियां भी नजर आईं जो सिर्फ एक जगह पत्थरों के ऊपर ऐसे रखी गई थी कि सिर्फ दिखाने के लिए हूं, उसका इस्तेमाल ना होता हो। वहां मुझे जितने भी लोग नजर आ रहे थे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आ रहे थे। कुछ लोग मैंने बूढ़े भी देखे जो 60 से 70 साल के थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी सी, एक अलग सा तेज था। वो आसानी से काम कर पा रहे और मुझे लगा मैं आखिरकार उस गांव तक पहुंच ही गया। और मुझे देखकर बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि मैं उनकी तरह ही था। आखिरकार यहां तक पहुंचा हूं तो मैं उनमें से एक बन जाऊंगा, सब मुझे यही कह रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया यहां पर मुझे कुछ काम करना होगा और 1 हफ्ता यहां पर रहना होगा, फिर 7वें दिन मेरा इलाज होगा। भले ही मैंने उन्हें अपनी बीमारी नहीं बताई, लेकिन उनका मानना था बीमारी जो भी हो, वो अंधेरे कमरे में हर बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने कहा, अंधेरा कमरा? कहना क्या चाहते हैं? यहां आप इलाज नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं, हम इलाज नहीं करते, अंधेरा कमरा इलाज करता है और उस अंधेरे कमरे में जो है वो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। हम बीमारी से पार पाना चाहते हैं, वो ऐसा हमें करके देता है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे और फिर मुझे खाना भी दिया गया। सच में स्वादिष्ट खाना, शायद इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट लगा क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। लेकिन यकीन मानिए मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं वो मुश्किल काम कर ना पाऊँ जो वो कर रहे थे। भारी पत्थर को उठाना, वहां घरों का निर्माण करना 1-1, 2-2 लोग ही कर पा रहे थे और मेरे लिए नया घर बनाया। 70 लोग थे गांव के और वो 70 लोग 8 घंटों में एक घर बना चुके थे सिर्फ मेरे लिए। मैंने उन्हें कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा अगर यहां पर कोई नया आता है तो उसके लिए नए घर का निर्माण किया जाता है। भले ही अगर कोई पुराना घर हो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, जो यहाँ पर रहने वाला यहाँ से जा चुका हो, तो उस घर को तोड़कर भी हमें नया घर बनाना पड़ता है। मैं
उनके रीति रिवाज जानता नहीं था, इसीलिए उन्हें परेशान नहीं किया। लेकिन अपनी आंखों से 8 घंटे में एक लकड़ी का बड़ा घर बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। इतने तेज लोग थे, इतने ताकतवर थे। फिर मुझे भी उन लोगों ने रात को बताया, मैं बिल्कुल उनकी तरह स्वस्थ बनूंगा। छोटी मोटी बीमारी होगी तो यहाँ उसका इलाज होगा। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो ऐसा होगा। इलाज करवा के चला जाऊँगा तो बीमारियाँ मेरे अंदर नहीं आएंगी, लेकिन बाहर से कोई नई बीमारी आ जाएगी, वो हो सकता है मुझे नुकसान पहुँचाए। और मैंने कह दिया, बड़े काम छोड़कर आया हूँ मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। एक ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, मैं सिर्फ उसके इलाज के लिए आया हूँ। वो ठीक हो जाए, उसके बाद छोटी मोटी बीमारियां मैं खुद सह लूँगा, उसे खुद ठीक कर लूँगा। अब ये दूसरा दिन था और मुझे ये पता लगा कि इस गांव में सिर्फ ये 70 लोग ही नहीं रहते, बल्कि 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये गांव कोई छोटा गांव नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा गांव है। यहाँ घर ज़्यादा नज़दीक नहीं, कुछ लोगों ने अपने घर दूर दूर बनवाए हैं। मैं घूमने लगा, मुझे लगा ये गांव सुरक्षित ही होगा। और घूमते घूमते काफ़ी दूर तक निकल गया और मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था, इतना बड़ा गांव जब मैं जंगल में भटका मैं इसे ढूंढ कैसे नहीं पाया। कुछ न कुछ रहस्य है इस गांव की हद में, कुछ तो है। घूमते घूमते इतनी दूर तक चला गया और वहां एक घर को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ा अजीब सा घर है। इसे डिजाइन किसने दिया होगा? गांव वालों का काम नहीं लगता। ऐसा लगता है अलग सोच वाला कोई इंसान इस घर को अब तक बनाए जा रहा है। देखकर आता हूं। वैसे भी 2-4 घंटे वहां घूमने के बाद मुझे लग रहा था कोई बात करने वाला मिल जाए। मन में सवाल इतने ज्यादा उठ रहे थे तो कोई जवाब देगा ही। मैं उस घर के पास पहुंचा और जो चेहरा मुझे वहां पर नजर आया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दादाजी, दादाजी! मेरे दादा बिल्कुल सामने मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और सबसे पहले उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। आंसुओं को मैं भी रोक नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने दादाजी से बड़े प्यार से पूछा, दादाजी आप घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? आप यहाँ गए थे? और फिर मेरे दादाजी ने नजरें नीचे कर ली और कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे अपनी मजबूरी भी बतानी पड़ी और फिर दादाजी ने अपनी मजबूरी भी बताई कि वो घर बार छोड़कर अलग रहना चाहते थे और इसीलिए जब उन्हें एक भयानक बीमारी लगी, उन्हें लगा जंगल के इस हिस्से में इलाज के लिए आया जा सकता है। भले ही उस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन मेरे दादाजी को हर बार कुछ नया ढूंढने की कोशिश करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस जगह के बारे में जब उन्हें पता लगा, उन्हें लगा इसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। तो मेरे दादाजी इस तरह से यहाँ पर आए और मेरी बीमारी का सुनकर वो मायूस थे और फिर कहने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर पहुँच गए हो ना, जैसी भी मुश्किल से पहुँचे हो, अब वो बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी जब तुम उस अंधेरे कमरे में जाओगे। ये मेरे दादाजी थे, इनसे मैं हर चीज़ पूछ सकता था। तो इस गाँव के ढेर सारे सवालों का जवाब मैं अपने दादाजी से पाना चाहता था। क्या है वो अंधेरा कमरा? क्या होता है वहाँ पर? और दादाजी ने कहा कि वहाँ जो होता है वो अच्छे से याद तो नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर कोई ताकत है जो आपसे कुछ मांगती है और आपको कुछ देती है। ये जो बातें होती हैं ना देने और लेने की, ये सिर्फ कमरे तक ही सीमित रहती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद ना तुम्हें याद रहेगा कि तुम क्या देकर आए हो, ना तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम क्या लेकर आए हो, लेकिन कमरे से पहले की बातें याद होंगी और बीमारी कैसे परेशान करती है वो ठीक हो चुकी होगी। अगर तुमने ये मांगा कि बीमारी ठीक हो, अगर तुमने कुछ और मांगा, शरीर की कुछ और कमियां, तो वो भी ठीक हो सकती हैं। देखो, ध्यान से देखो, मुझे चलने में परेशानी होती थी ना, मेरी हमेशा से एक टांग छोटी एक टांग बड़ी रही है ना। देखो मेरी दोनों टांगें बराबर हो चुकी हैं। ना सिर्फ मेरी बीमारी ठीक हुई थी, ये भी ठीक हुआ। मुझे लगता है मैंने उस अंधेरे कमरे में 2 चीज़ें मांगी होंगी, मुझे कुछ खास याद नहीं है। फिर क्या, मैंने अपने दादाजी को कहा मुझे सिर्फ बस बीमारी ठीक करनी है,
उसके बाद आपके साथ मैं यहाँ से बाहर वापस जाऊंगा और मेरे पिता को खुशी होगी आपको देखकर। दादाजी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है, यहाँ मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मैं बूढ़ा महसूस नहीं करता, मैं जवान महसूस करता हूँ। देखो जरा, इस घर को मैंने बनाया और ये ताकत इस गांव तक सीमित है। यहाँ पर बूढ़े होने के बावजूद जवानी की ताकत मिलती है और ऐसा लगता है उम्र बढ़ ही न रही हो। तो मुझे यहाँ रहना पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। जो लोग रहना चाहते हैं वो यहाँ रहते हैं, जो जाना चाहते हैं चले जाते हैं। 2 दिन मेरे यहीं पर निकल चुके थे और मैंने एक चीज महसूस की कि मेरे दादाजी को मुझसे उतना प्यार नहीं रहा था जितना पहले रहा करता था। ऐसा होता है ना, जब हम अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर निकल आए तो आपको पुरानी यादें बार बार ताज़ा करना अच्छा नहीं लगता। शायद दादाजी यहीं के होकर रह गए हैं, इसीलिए उसके बाद मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, क्योंकि वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। उसके बाद मैंने और लोगों से बात की और लोगों से मिला। कुछ छोटी मोटी दुकानें चला रहे थे, जंगल से फलों को तोड़ कर लेकर आते, फूलों को तोड़ कर लेकर आते। हर किसी का अलग शौक, और यहाँ पर रहने वाले ये लोग मुझे अच्छे लगने लगे थे। हर कोई अपनी पसंद की चीज़ करता, लेकिन बिल्कुल सनकी की तरह। जिसे फूल पसंद थे वो सिर्फ फूलों की बात करना पसंद करता था, जिसे फल पसंद थे वो फलों की बात करता, जो चंदन की लकड़ी पर मोहित था वो सिर्फ चंदन की लकड़ी की ही बातें करता। इसीलिए तीसरा दिन मेरा ऐसे निकला था और मुझे लगने लगा था कि ये कैसी जगह है, हर कोई थोड़ा सनकी सा ही लगता है, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। और फिर कुछ ऐसे लोग भी मिले जो यहाँ से जाना तो चाहते थे, लेकिन वो कहते कि यहाँ से जाने का मन करता है लेकिन हम जा नहीं पाते। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, डर लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर जाएंगे तो कुछ बुरा होगा, लेकिन ऐसा कभी किसी ने कहा तो नहीं। अब उनकी बातें मुझे डराने लगी थी। एक तो रहस्यमय गांव है, ऊपर से अंधेरा कमरा। अंधेरे कमरे में क्या है किसी को याद रहता नहीं, तो मैं उस अंधेरे कमरे को बाहर से एक बार देखना चाहूँगा। और मुझे 2 लोगों ने वो कमरा दिखाया और चेतावनी दी, 7 दिन से पहले उस कमरे के आसपास मत फटकना। अगर उसे पता लग गया जो कमरे के अंदर है तो हो सकता है कुछ बुरा कर दे, क्योंकि इलाज साधारण तरीके से नहीं हो सकता। हो सकता है शरीर के अंदर से इलाज होता हो और वो कुछ बुरा कर दे, फिर किसे बताते फिरोगे? मैंने जब उस अंधेरे कमरे को देखा था, इस गांव का सबसे घटिया घर होगा। गला हुआ, दीमक लगे हुए थे, दीमक लगा हुआ था, पानी से गीली लकड़ी और बदबू इतनी ज्यादा आ रही। एक दिन वहां पर बिताना होगा, तब जाकर इलाज होगा, ये अब पता लगा और मैं उससे दूर निकल आया। यकीन कीजिए, वो जो घर था ना, जिसके बीच बना हुआ वो अंधेरा कमरा, ऐसा डरावना एहसास दे रहा था कि उसके आसपास कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति मौजूद है। लेकिन लोगों का इलाज होता है तो वो ताकत बुरी कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब मैं खुद को देना चाहता था, लेकिन असंभव काम था मेरे लिए। मैं गांव वालों से अगले दिन भी मिलने लगा, जानकारी जुटाने लगा। मैं जानना चाहता था कि यहाँ कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पहले से यहाँ रह रहे हैं, और मुझे उनके बारे में बताया गया कि जो ज़्यादा पुराने होते हैं वो गांव के बीच नहीं रहते, उन्हें थोड़ा अलग रहना पसंद होता है, तो गांव से बाहर अलग घरों को बनाकर वो रहने लगते हैं। जैसे मेरे दादाजी और उनसे भी ज़्यादा पुराने लोग जंगल में बिना घर बनाए रहते हैं। मेरे अंदर ऐसी भावनाएं उठने लगी थीं जो मुझे कह रही थीं कि इस गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे लोगों से बात करनी चाहिए, जानकारी जुटाते रहना चाहिए। जो गांव के बीच रह रहे थे वो या तो 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे या कुछ साल पहले यहाँ पर आए, लेकिन अपने दादाजी से आगे निकलकर मुझे ऐसी जगह जाना था जहाँ 50 सालों से लोग रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से इलाज करवाया। और यहाँ ये जो गांव है, ये जो अजीब जंगली हिस्सा है, यहाँ पर रहने वाले लोग बूढ़े नहीं होते,
मरते नहीं, ना तो बीमारी उन्हें कुछ करती है। यहीं पर रहना इसीलिए उन्हें पसंद है और मुझे किसी ऐसे से मिलना था जो 50 सालों से यहाँ पर रह रहा हो। गांव में रहने वाले वो लोग कुछ खास लोगों की जानकारी बता नहीं पा रहे थे कि कितने लोग यहाँ पर आए और कितने गए। उन्हें कुछ खास याद नहीं था। ये 5वां ही दिन था जब मैं घूमने के लिए जंगल के उस हिस्से में गया था जहां पर लोग घरों में नहीं रह रहे थे बल्कि गुफाओं में रह रहे थे, बिल्कुल जंगलियों की तरह। एक आदमी जो इंसान लग ही नहीं रहा, उसके शरीर पर ढेर सारे बाल थे, एक भालू की तरह, और मुझे लगा जैसे वो भालू ही है, मुझ पर हमला करना चाहता है। मुझे नीचे गिराया, मेरे सामने खड़ा, और जब बोला तब एहसास हुआ ये इंसान है। और उसने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे नहीं लगता तुमने अब तक इलाज करवाया है। अगर इलाज नहीं हुआ तो चले जाओ, अगर इलाज हो गया है फिर तो तुम जा नहीं पाओगे। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे साथ कुछ हुआ है और मुझे अपना इतिहास ज़्यादा याद क्यों नहीं आ रहा। क्या तुम बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ है? और तुम इलाज अब तक करवा नहीं पाए? इलाज होता है? इलाज कहाँ होता है? क्या तुम्हें पता है? मेरा इलाज करवा दो, लेकिन तुम खुद इलाज मत करवाना। इलाज करवाया तो यहाँ रह जाओगे। उसकी बातें ऐसी थी जो समझ से बाहर थी, जैसे वो पागल हो गया हो। दिमागी तौर पर उसका संतुलन ठीक हो ही ना, और मुझे ऐसा लगा कि उसका इलाज करवाना चाहिए। मैंने उसे कहा, क्या तुम मेरे साथ वो गांव में आओगे, अंधेरे कमरे में? और जैसे ही उसने अंधेरा कमरा शब्द सुना, भागा अपनी गुफा की तरफ और कहने लगा, मेरा पीछा मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे भूख लगी है लेकिन मैं इंसानी मांस नहीं खाना चाहता, मेरे करीब मत आना। 6ठे दिन अब मैं गांव की हद से बाहर निकलना चाहता था, ढूंढना चाहता था ये जगह आखिरकार मौजूद कहां पर है, कितना बड़ा है ये गांव, कितनी दूर तक गुफाएं या घर बने हुए हैं। मैं चलने लगा और 4 घंटे गांव से आगे चलने के बाद भी मुझे बीच बीच में जंगल में बने हुए घर नजर आ रहे थे, गुफाएं नजर आ रही थीं और घूमते हुए लोग दिख रहे थे जो मुझे देखकर डर रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजानों की तरह रह रहे हूं और किसी और को देखकर ऐसे डरते कि घरों के अंदर छिप जाते। और कुछ लोगों ने पेड़ों के ऊपर घर बनाए हुए थे, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था। एक आदमी मैंने ढूंढ निकाला जो एक पेड़ के नीचे बीमारों की तरह पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था उसका शरीर काम ना कर रहा हो, लेकिन वो बोल पा रहा था। मैंने कहा, मैं आपकी कोई मदद करूं? उसने कहा, मेरी अब कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों, आपको क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो बुरा है। मैंने उसे कहा, तो आपको क्या इतना याद है कि आप उस गांव में हैं जहां पर अंधेरा कमरा है और हर बीमारी का इलाज होता है, कोई बूढ़ा नहीं होता? आपका शरीर भी भले ही देखने में बूढ़ा लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप हष्ट पुष्ट जरूर हैं। आप उठने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे ऐसे कहने पर वो उठकर खड़ा हो गया और अनजानों की तरह कहने लगा, अरे मैं तो चल भी सकता हूं, लेकिन मैंने पहले एहसास किया ही नहीं। और मैंने उससे पूछा, आप कब से यहां पर हैं? इस तरह अकेले आप क्यों रहते हैं? गांव में क्यों नहीं आते? और उसने कहा, गांव? क्या गांव का रास्ता मिल गया? क्या मैं जिंदा हूं? मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या मैं जिंदा हूं? उसकी बातें सच में मुझे डरा रही थी, क्योंकि 7वां दिन मुझे उस अंधेरे कमरे में जाना था। उससे पहले मुझे हर एक राज सुलझाना था। यहां है क्या जो अंधेरे कमरे में इलाज करता है? तो इस आदमी को वापस मैं गांव में लेकर आया। गांव वाले खुश थे, लेकिन उस आदमी को पहचानता कोई नहीं था। और मैं उस आदमी को कहने लगा, आज की रात आप मेरे साथ रुकना, मेरे सवालों के जवाब देना, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मुझे लगा उससे कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा, और जो जो मुझे जानने को मिल रहा था, मुझे यकीन नहीं था कि वो सच है, क्योंकि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा। लेकिन अगर सच है तो आने वाला दिन भयानक होने वाला है। उस रात मैं उस आदमी से बात कर रहा
और उसने कहा, वो अंधेरा कमरा, गया तो था मैं उसमें, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने उसे कहा, वो अंधेरे कमरे में जो जाता है उसे कुछ याद नहीं रहता। उस आदमी ने कहा, नहीं, वहां अंदर जाने पर कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं उस जगह तब गया हूं जब ये अंधेरा कमरा नहीं था। अरे मैंने तो इसे बनाया है, अपने हाथों से बनाया है मैंने। जब उसने कहा था तब मैंने इसे बनाया था, मैं तब भी गया था, वो तो मुझे याद है। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा ये तब से यहाँ पर है जब से वो कमरा बना है। मैंने उसको पूछा, तो वो कमरे में कौन है जो इलाज करता है। उसने कहा, जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ कोई था, वो उस जगह रहा करता था और उसने मुझसे वादा मांगा था कि तुम इस कमरे को बना दो, इस घर को बना दो, मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा, इतनी लंबी जो खत्म ही नहीं होगी। हाँ, वो मेरा दोस्त था, नाम क्या था मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं उस अंधेरे कमरे में नहीं गया, उससे पहले ही मेरा इलाज हो गया था। मुझे इतना याद है, लेकिन अब ये नई बीमारी कैसे लग गई, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। वो कभी तो याद करता, कभी भूल जाता, लेकिन मैंने उससे बार बार पूछा वो आदमी कौन था जो इलाज करता है, जिसके लिए इस घर को बनाया। वो इन बातों को भूल चुका था। वो कमरे में कोई है जिसके पास ऐसी ताकत है कि वो इलाज तो करता है लेकिन सब कुछ भुला देता है। इसके पीछे कारण क्या है? मुझे लगता है 7वें दिन मुझे खुद वहां जाकर जवाब ढूंढना होगा। जैसे ही 7वें दिन की सुबह होने वाली थी, मैंने उस बूढ़े आदमी को अपनी छाती पर बैठे देखा। जब मेरी आंखें खुली मैं डर गया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कहा, चुप कर जाओ, अगर किसी ने तुम्हारी आवाज़ सुनी कि तुम उठ चुके हो, तुम्हारी मुसीबत बढ़ जाएगी। जब तुम उठोगे उसके बाद सब तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तुम्हें बचना है, तुम्हें बस उस अंधेरे कमरे तक पहुंचना है, उसके बाद तुम्हारा इलाज होगा। मैंने पूछा, क्यों? मुझे सब मारने की कोशिश क्यों करेंगे? तब उसने कहा, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है जब मुझे सब कुछ याद रहेगा। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, छिपना होगा, और जब आज रात अंधेरा होगा उस अंधेरे कमरे में चले जाना, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मुझे वहाँ क्या होगा कुछ याद नहीं, लेकिन अगर कोई बाहर से यहाँ आता है, 1 साल में 1 आदमी ऐसा जिसकी बलि देनी होगी, इससे सभी जवान रहते हैं। ये उसने कहा है जो अंधेरे कमरे में है। मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं, धुंधली यादें मेरे अंदर हैं जो मिटाई नहीं जा सकी। कोई है जिसके पास ऐसी ताकत हुआ करती थी, उसने अंधेरे कमरे का निर्माण किया। वहां अंदर जाकर तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। बचना चाहते हो तो यहां से दूर भाग जाओ। बीमारी ऐसी है, तुम मरने वाले हो तो अंधेरे कमरे में जाना है, छिपकर अंधेरी रात तक इंतजार करो, भागो, छिपो, बचो, सब गांव वाले तुम्हारा पीछा करेंगे। फिर क्या, मैं खिड़की से बाहर भागा, देखने लगा क्या ये सच है। मैंने गली के बाहर छिपकर खड़े लोग देखे जो दरवाजे से मेरे बाहर आने का इंतजार ही कर रहे थे। तब मैं समझ गया वो सब मुझे पकड़ना चाहते थे, कैद करना चाहते थे। और कमाल की चीज थी, मैंने सबसे पीछे दादाजी को देखा जिन्होंने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई। वो भी उनके साथ थे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? भयानक राज जो इस गांव के मुझे शायद अंधेरे कमरे में ही पता चलेंगे। भागने लगा मैं उस घर से दूर, लेकिन गांव में से एक आदमी ने मुझे देख लिया। वो मेरा पीछा करने लगा। गांव इतना ज्यादा बड़ा था कि छिपने की जगह अंतहीन थी। मैं छिपता गया, बचता गया, पेड़ों के ऊपर चढ़ता गया। मुझे बस 1 दिन गुजारना था। और जब पूरा दिन बचते बचते, लड़ते लड़ते अपने दादाजी को चोटिल भी किया मैंने शाम के वक्त, लेकिन उनके सर का घाव भर गया। ऐसी ताकत जो घाव भी ठीक करती थी, जो यहाँ रहता उसका इलाज ऐसे होता। मुझे बस उस अंधेरे कमरे में जाना है, एक बार इस ताकत से इलाज करवा दूं, उसके बाद निकल जाऊंगा। और किसी तरह मैं उस अंधेरे कमरे तक पहुंचा।
वो लोग जो मेरा पीछा कर रहे, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो वापस मुड़ गए। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से आवाज़ आई थी, चले आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। वो लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। अंधेरे कमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और मैंने सवाल पूछा, तुम कौन हो? और जवाब मिला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुम्हें इससे फ़र्क पड़ेगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसे कहा, मुझे इलाज करवाना है। उसने कहा, मुझे पता है, जानता हूँ, यहाँ पाँव रखने वाला हर एक इंसान, मुझे उसका पता होता है। तुम्हारे शरीर की वो बीमारी वो मैं ख़त्म कर दूंगा, बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। तुम कुछ दोगे, बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। सौदा ऐसे ही होता है। एक बिजनेसमैन हो ना तुम, बिजनेस ऐसे ही होते हैं। इससे पहले कि मैं सौदा करता, मुझे सच जानना था यहाँ चल क्या रहा है। और उसने कहा, हर एक जवाब मिलेगा। और उसने जवाब दिया। वो बीमारियों को ठीक करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। एक साधारण इंसान, एक वैद्य जो औषधियों से लोगों को ठीक करता था। लेकिन हर बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। अपनी बीवी को ठीक करने के लिए उसने यहाँ पर औषधियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन औषधियों को ढूंढते ढूंढते उसने एक ऐसी शैतानी ताकत को ढूंढा जिसके इस्तेमाल से बीमारियों को ठीक किया जा सकता था। वो शैतानी ताकत सिर्फ एक शरीर मांग रही थी और इसने अपना शरीर दिया तो ये बन गया अंधेरे कमरे का रक्षक, अंधेरी दुनिया का। और अंधेरी दुनिया को जो इस पूरे जंगल में फैली हुई समेटा एक कमरे में, तो अंधेरे कमरे का निर्माण हुआ। उस आदमी ने इसके साथ मिलकर ये कमरा बनाया था, लेकिन इसकी ताकत जो सब कुछ सबको भुला देती है ताकि राज राज बना रहे। यानी तुम काली ताकत से ये सब करते हो, लेकिन क्या मेरी बीमारी ठीक होगी? और क्या तुम मुझे कैद तो नहीं करोगे? उसने कहा, तुम्हारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। अंधेरे कमरे के आने के बाद वही होता है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं मदद भी करता हूँ। इसीलिए तुम्हारी बीमारी ठीक हुई, लेकिन तुम्हारी आधी आत्मा मेरी कैदी। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आत्मा मेरे पास आती चली जाएगी। तुम्हें उम्र उतनी ही मिलेगी जितनी एक साधारण इंसान की होती है, लेकिन पूरे आभास नहीं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग घूमने लगा हो। अंधेरे में मैं रोशनी देख पा रहा हूं। और फिर जब उस दरवाजे को खोलकर मैं बाहर निकला, सोच में पड़ा हुआ क्या हुआ था उस कमरे में, और क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं स्वस्थ तो हूं, लेकिन शरीर के आभास सही नहीं हो रहे। मुझे कुछ नहीं याद उस कमरे में क्या हुआ, लेकिन इतना पता था मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि शरीर स्वस्थ हो गया है, चेहरे पर चमक आ गई है। और वो गांव वाले जो कल शाम भीड़ बनाकर मेरे पीछे थे, मुझे कुछ बताना चाहते थे या पकड़ना चाहते थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें भी सब कुछ भूल चुका था कल जो हुआ, और मुझे भी कुछ खास याद नहीं। लेकिन मेरी बीमारी का इलाज ज़रूर हो चुका था। मैं उस गांव से जब निकला था, बाहर जाने का रास्ता मुझे एक आदमी ने दिखाया था। वो आदमी जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन वो सारे भर चुके थे। उसके साथ क्या होता है, जो नए चोट के निशान बनते हैं वो अपने आप ठीक कैसे हो जाते हैं। शरीर पर हजारों चोट के निशान और उसे कुछ याद नहीं। मैं उस गांव से बाहर उस घने जंगल के रास्ते से आया था। उसके बाद वापस आने के बाद मैंने टेस्ट करवाए, स्कैन करवाए, सारे टेस्ट बिल्कुल सही। मेरी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई डॉक्टर खुद जानना चाहते थे। और मैं सच बताऊं, मुझे ना तो खुशी हुई थी ना गम हुआ था। कुछ ऐसा था जो मुझे याद नहीं।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कुछ निकाला गया है, लेकिन ये सिर्फ बीमारी है या कुछ और। मैं सोचता रहता हूं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे शरीर में नए नए विकार से आ रहे हैं। बीमारी तो दूर हो गई, लेकिन अब मैं इस दुनिया से अलग अलग सा रहता हूं। भूल चुका हूं वो घटनाएं जो उस गांव में हुई थी। इतना याद है, एक गांव है जंगल में, काल गांव, जहां हर बीमारी का इलाज होता है। इलाज तो मैंने भी करवाया है और ये जवाब अपने दोस्त से भी पूछा कि शरीर में बदलाव तो हुआ है। वो अब किसी से बात ही नहीं करता था। इतने समय बाद अपने दोस्त से मिला, वो किसी से बात करना चाहता ही नहीं था। उसे अकेले रहना पसंद था। जैसे मुझे मोह माया जैसे दूर हो गई, जैसे रूह शरीर से निकाल ली गई हो। इंसानों के बीच रहते हुए भी अपनापन नहीं लगता। करता है मन चला जाऊं उसी गांव में, छोड़ दूं सब कुछ। क्यों ऐसा लगता है? कोई जवाब तो दे मुझे। मैं एक बिजनेसमैन हूं। कभी भी कोई सौदा किया है तो घाटे में नहीं गया हूं। वहां भी कोई सौदा तो किया होगा मैंने। वो फायदे का सौदा था या घाटे का सौदा, मुझे कुछ याद नहीं। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो मैं भूल गया हूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं?